नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। मानसिक स्वास्थ्य, नशा रोग विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर, माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सूरतगढ़ से। आज आपके बीच में आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एक शो के माध्यम से, माइंड केयर डिजिटल चौपाल लेकर। माइंड केयर का मतलब अपना माइंड, अपना दिमाग, इसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करें और ये हमें जीवन की जितनी भी जो खुशियां हैं, जितने भी सुख है, वो एक अच्छा माइंड ही दे सकता है। हम सब अगर माइंड की देखभाल करेंगे, माइंड को अच्छा रखेंगे, तो हमें बहुत सारे सुख मिलेंगे और इन्हीं सुख को कहा जाता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो माइंड केयर की बात होगी। इसके अलावा हम ये प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी आप सभी के बीच में जाएगा, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। इसके अलावा गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक, शहर से लेकर गांव तक प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन के माध्यम में भी आपके बीच में आएगा। और इतना ही नहीं है, जितना हमसे हो पाया तो हम भी आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम जब खत्म होगा, लगभग 40 मिनट 50 मिनट आपको धैर्य के साथ में सुनना है। बीच बीच में कुछ बहुत ही अच्छे जो मोटिवेशनल जो गाने हैं वो भी हमारी टीम आपके लिए लगाएगी, लेकिन लास्ट में आपके जो भी सवाल बचे वो भी हमसे लेने हैं। हम इसका जो मोटिवेशन है वो देना चाहते हैं हमारे श्री गंगानगर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर साहिबा हैं डॉक्टर मंजू जी, जो कि महिला और प्रसूति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गांव-गांव के अंदर नशे को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न चौपाल कार्यक्रम किए। तो हमें भी बड़ा मोटिवेशन मिला कि हम भी चौपाल कार्यक्रम करें और ये माइंड केयर डिजिटल चौपाल जो है उन्हीं की प्रेरणा से मिला है। हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। इसके अंदर हम करेंगे क्या? हम मुख्य तौर पर 3 प्रकार की बात करेंगे। पहली बात, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित बात होगी कि शिक्षा जो है किस प्रकार से रहे, इससे जुड़े हुए विभिन्न सवाल लेंगे। दूसरी बात हमारे स्वास्थ्य के लिए होगी, जिसमें हमारा शरीर बहुत ही अच्छा स्वस्थ रहे, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, बुजुर्गों के लिए, या फिर इसके साथ में माइंड की बात होगी, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा बहुत ही अच्छा रहे। और इतना ही नहीं, अपना जो तीसरा जो बहुत ही अच्छा जो मुद्दा है, इसमें हम रोजगार और नशा मुक्ति की बात करेंगे कि किसी इंसान को रोजगार तभी मिल सकता है भले वो किसी दूसरे के साथ में मिलके काम करे, या फिर वो इंसान खुद का कोई काम स्टार्ट करे। वो काम तभी हो सकता है जब हम वो इंसान अपने माइंड को अच्छा रखेगा, खुश रहेगा, तभी वो औरों को खुशियाँ देगा। इतना ही नहीं है, अगर वो इंसान नशे से दूर रहा, नशे से मुक्त रहा, तो भी वो इंसान बहुत आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही खुशी है मुझे कि मैं आज आप सभी के बीच में ये प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ। इसके साथ में हम एक ऐसे ऐसे किरदार को भी इसके अंदर शामिल करेंगे, जो किरदार आपके लिए बहुत सारे सवाल पूछेगा, और उस किरदार का नाम है गजोदर। अब ये किरदार कौन है? गजोदर एक 19 साल का युवा है, लड़का है, और वो अपने जीवन को बहुत ही सुनहरे तरीके से जीना चाहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जीना चाहता है। और उसका एक शॉर्ट नाम भी है, वो है गज्जू। तो गजोदर उर्फ गज्जू को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और गजोदर और गज्जू जो है वो बहुत सारे सवाल पूछेगा। ये जो 3 मैंने बातें बताई, इससे संबंधित वो सवाल पूछेगा और उसका जवाब देने के लिए मैं भी उपस्थित रहूंगा, और मेरे साथ में बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी आने वाले हैं। तो हम सब मिलकर ये 40-50 मिनट का जो प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से इसका आनंद लेंगे। बीच-बीच में जो गाने आएंगे, जो मोटिवेशनल सॉन्ग आएंगे, जैसे कि कर हर मैदान फतेह ओ बंदेया, तो इस प्रकार के गाने जो आएंगे, चक दे इंडिया, तो ऐसे गानों पर अगर आप सभी, अगर इसको युवा लोग देख रहे हो और बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, डीजे का अगर साउंड है, तो वहां पर आप डांस भी कर सकते हो। बड़ी ही
शानदार ये प्रोग्राम होने वाला है। आइए इसकी शुरुआत कर। अभी हम शिक्षा के हिस्से को कवर करेंगे कि बच्चों की शिक्षा बहुत ही जरूरी है। लेकिन ये क्यों जरूरी है, ये सवाल पूछा हमारे गजोधर ने, गज्जू ने, कि डॉक्टर साहब आप हमें बात बताइए कि मैं जो एक 19 साल का लड़का हूं, मैं पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं? क्या कारण है कि मुझे पढ़ना चाहिए? ये तो बात समझ में आती है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन क्यों पढ़ना चाहिए? जब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ना चाहिए, तो मेरा ध्यान पढ़ाई में बहुत ज्यादा होगा और मेरे को बड़ा आसान लगेगा पढ़ना भी। और सिर्फ आसान नहीं लगेगा, वास्तव में मेरा ध्यान बढ़ेगा पढ़ाई में। तो मैंने उसका जो जवाब है गज्जू को कुछ इस प्रकार से दिया कि आप सब चीज को भूल जाओ, आप एक बार मेरे पर ध्यान दो कि मैं एक आम इंसान जैसा इंसान हूं। कि डॉक्टर साहब बिल्कुल हो, लेकिन मैं कुछ आपको खास लगता हूं? क्या जी आप बिल्कुल खास लगते हो। कैसे खास लगता हूं? तो गज्जू ने जवाब दिया कि डॉक्टर साहब एक तो यूं है कि ये आपके पास सारी हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं वो पूरी है। लोग आपका बहुत ही मान सम्मान करते हैं। आपके पास में कोई इंसान आता है, कोई समस्या लेके आता है, कोई बीमारी लेके आता है, तो उसके बाद में वो ठीक होता है। और ये बात सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सभी डॉक्टर्स के लिए है। और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, भी बहुत सारी जो ऐसे लोग जो लोगों का सेवा कर रहे हैं, सेवा के क्षेत्र के अंदर, सभी के लिए हैं। और और इसके अलावा और भी गज्जू ने बहुत सारी बातें की कि भी आपके पास में गाड़ी घोड़े सब कुछ है, बहुत सारी चीजें। मैंने कहा ये क्यों है? तो सवाल का जब जवाब आया तो वो जवाब ये था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो। मैंने कहा ये सेवा क्यों कर रहा हूं, क्या कारण है कि मैं सेवा कर पा रहा हूं? तो सवाल यही आया कि आपने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद में आपके पास डिग्री आई, डिग्री के बाद में आपने काम स्टार्ट किया, काम जब स्टार्ट किया तो उस काम का रिजल्ट दिखने लग गया, लोगों के बीच में वो रिजल्ट आने लग गया। इसकी वजह से मैंने कहा अपना जो पढ़ाई स्टार्ट की, उस पढ़ाई से क्या हुआ? तो गज्जू उस सवाल के जवाब तक बहुत ही आसानी से पहुंच गया कि कहीं ना कहीं उससे आपका दिमाग जो है वो बदला है, दिमाग बढ़ा है। मैंने कहा बिल्कुल यही बात है। हम हमारे बच्चों को आज से ये बताएं कि बेटा पढ़ाई इस वजह से जरूरी है कि पढ़ाई से अपना दिमाग जो है वो बढ़ता है, दिमाग तेज होता है। मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल तेज नहीं होता अगर मैं पढ़ाई नहीं किया हुआ होता, अगर मैं पढ़ता नहीं तो मेरा इस प्रकार का दिमाग नहीं बना होता। जब मैं 5वीं क्लास, 7वीं क्लास में, 10वीं क्लास में था, तो उस टाइम मैं गणित के सवाल सोल्व करता था। 2 और 2 कितने होते हैं? 1/2 को 2/3 से जोड़ देता। अब ये जो जोड़ है, ये मेरे जीवन का एक ऐसा जोड़ है जिसने मेरे को बहुत ही बड़ी एक डांट भी खिलाई। और इसके साथ में पिताजी ने मेरे को उस वक्त मारा भी, क्योंकि मेरा को इसका जवाब नहीं आया। क्योंकि उसके बाद में मैंने उस जोड़ को इतना खतरनाक तरीके से जोड़ा और आगे से आगे मैं पढ़ता गया। मैं जितना पढ़ाई करता उतना मेरा दिमाग का डेवलपमेंट, दिमाग का बढ़ना जो है वो शुरू हुआ होता। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी जो रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को संविधान भी दिया, और इसके साथ में उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है और हमारे देश को अगर आगे बढ़ना है, तो हम सबको, हमारे बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको शिक्षित करना पड़ेगा। और उस शिक्षा का क्यों देना पड़ेगा? तो इसका भी काम का बोला है कि हमारे माइंड का जो कल्टीवेशन है, माइंड का जो डेवलपमेंट है, वो सबके लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इसलिए गज्जू को ये सवाल का जो जवाब है बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और उसने कहा कि मैं आज से ही पढ़ाई के अंदर अपना पूरा ध्यान दूंगा और मैं इस
भाव के साथ मैं पढ़ूंगा कि इससे मेरा दिमाग जो है वो बढ़ रहा है, दिमाग का डेवलपमेंट पूरा हो रहा है। तो आप सभी को भी मेरा ये निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को बताएं कि पढ़ाई जो है उनके जीवन को बदल सकती है, पूरी तरीके से उनको बदल देगी। तो बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सवाल की ओर। खास वक्त में जो गजेंद्र है, गज्जू, गजोधर, उसने एक फिर से सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बच्चे अभी कक्षा 9 में या 9 से नीचे हैं, 7वीं, 8वीं, छठी, 5वीं, उससे भी नीचे जो बच्चे हैं, जो अभी छोटे हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं कि वो बच्चे अपने माइंड का विकास करें, उनका माइंड तेज हो पढ़ाई करके? तो पढ़ाई करके माइंड उनका तेज होगा, इसके लिए आपके जरूरी जो सुझाव हैं वो आप उन बच्चों को दीजिए। तो मैं ये सवाल का जवाब दे रहा हूं, और जवाब यूं है कि हम आज यहाँ पर 5 प्रकार के जुड़ाव करेंगे। साथियों, आपका कोई भी जो दोस्त है, वो जो दोस्त है उसके साथ में आपका कभी न कभी जुड़ाव हुआ है, आप उससे मिले, फिर उसके बारे में जाना, फिर परखा, और अब यूं है कि अब जब भी आप उसके साथ मिलते हो तो उसके साथ में आपका मन भी बहुत ही खुश हो जाता है, उसका मन भी बहुत ही खुश हो जाता है। पढ़ाई भी कुछ इसी प्रकार से, कि पढ़ाई के साथ में सबसे पहले जुड़ाव होता है, और वो जो जुड़ाव है, सबसे पहला जुड़ाव होता है मन का जुड़ाव, माइंड का जुड़ाव। कि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो जैसे ही पढ़ाई के साथ में जुड़ता है, तो उसी के साथ में पढ़ाई के साथ में दोस्ती होनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, उनको कहते हैं बहुत ही मुश्किल किताबें हैं, बहुत ही बोरिंग किताबें हैं। दूसरे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी अच्छी लगती है, उनको किताबें बोरिंग नहीं लगती। जिसको बोरिंग नहीं लगेगी, उससे अपने आप पढ़ाई होगी, उसके माइंड का विकास अपने आप होएगा, माइंड का अपने आप डेवलपमेंट होगा, उसके नंबर भी अपने आप अच्छे आएंगे। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि दिलानी है, बच्चों को मोटिवेट करना है, बच्चों को कहना है पढ़ाई बहुत ही आसान है, कभी मुश्किल नहीं बोलना है, बच्चों को पढ़ाई करना बहुत ही आसान करना है, बच्चों को खेल की तरह पढ़ाई को लेने देना है, खेल की तरह। और अल्टीमेटली अपने को उनका जो माइंड है वो पढ़ाई के साथ में जोड़ना, ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम ये रहता है कि बच्चों का जो शरीर है, उनकी जो बॉडी है, उसको पढ़ाई के साथ में जोड़ना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का जो टाइम है, वो टाइम उनकी पढ़ाई के साथ में जुड़े। कैसे? ऐसे कि बच्चों का एक नित्य रोज का एक टाइम बना लो, 1 घंटे का टाइम पहले बना लो, उससे भी कम आधे घंटे का टाइम बना लो, फिर 2 घंटे का टाइम बनाओ, फिर 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम का टाइम बनाओ। ऐसे आप एक टाइम बनाओ, फिक्स टाइम, जिस टाइम में बच्चे पढ़ाई के साथ में जुड़े, वो खुद पढ़ाई के बीच में बैठे, उनके पास में किताब हो, तो वो पढ़ाई के साथ में जब वो जुड़ते हैं, उनका पूरा जो टाइम रहेगा जब वो पढ़ाई के साथ में जुड़ेंगे, तो पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितना वक्त देंगे, वो किताबें उसके खिलौनों की तरह हो जाएगी, उसके साथ 2 घंटे तक खेलना है। टाइम दोगे तो उसका रिजल्ट आएगा, और उस वक्त और कुछ भी नहीं, खास तौर पर मोबाइल का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं। जहां पर पढ़ाई हो रही है उसके आसपास में मोबाइल बिल्कुल नहीं, और कोई काम नहीं, कोई खिलौने नहीं, बस वो पढ़ाई के साथ में जुड़ा। तो दूसरा जो जुड़ाव है वो उसके शरीर के साथ में जुड़ाव। तीसरा जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव रहता है किताबों के साथ जुड़ाव, कि भाई तेरी किताबें कौन कौन सी है, ये बच्चों के साथ में आप डिस्कशन करो, जिसमें मुख्य तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जो विज्ञान की किताब है, जो गणित की किताब है, और जो अंग्रेजी की किताब है, ये 3 किताबें जो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन किताबों के साथ में
बच्चों का भी जुड़ाव होना चाहिए, माँ-बाप का भी जुड़ाव होना चाहिए कि भई इस किताब में ये क्या लिखा हुआ है। उसके साथ डिस्कशन करो, उसके साथ बातचीत करो। और इसी के साथ में 4 नंबर मेरा जो टिप ये है कि जो परिवार है, उसका भी पढ़ाई के साथ में जुड़ाव हो कि जो पढ़ाई की जो बातें हैं, जो ज्ञान है, जो किताबों में जो ज्ञान लिखा हुआ है, वो ज्ञान बच्चे के माध्यम से परिवार के बीच में आए। अगर ये माहौल एक परिवार बना ले कि उस बच्चे से पूछे कि तेरी विज्ञान के अंदर क्या ज्ञान है ऐसा? इससे बच्चे की रुचि बढ़ेगी और वो ज्ञान घूमकर परिवार के बीच में जाएगा। अब इसके बाद में जो 5वां जुड़ाव है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे को ये बोले कि जो कुछ भी किताबों में लिखा हुआ है, वो इस दुनिया के अंदर कहीं न कहीं पर घटित हो रहा है। इस दुनिया की बात इस किताब के अंदर है। तो जो भी पढ़े उसको दुनिया के साथ में जोड़ के देख। ये काम जैसे ही करते हो, वैसे ही बच्चे की जो पूरा ध्यान, पूरा फ़ोकस, पूरा जो माइंड है वो किताब के साथ में जुड़ने लग जाता है। और आप सभी को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये जो मैंने सारी बातें की ये 0 से लगा के 9वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, उन सब बच्चों को हम इस प्रकार से पढ़ाई के साथ में जोड़ेंगे। उनका ध्यान बहुत अच्छे से पढ़ाई के साथ में जुड़ेगा और वो सब बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ाई करेंगे, रुचि के साथ में पढ़ाई करेंगे और वो अपने जीवन में सफल होंगे। उनको किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होती है कि छठी क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे, 9वीं नहीं आगे 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के बच्चे, जिसमें विज्ञान और गणित के जो बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है, तो हमारे साथ में एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम है लर्न ओ हब। इसके नाम से एक मोबाइल की एप्लीकेशन आती है। वहाँ पर वो उसकी जो क्लास है, क्लास छठी या क्लास 7वीं वो क्लास डालें, जो सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है वो डालें, उसमें फिर जिस हिस्से में दिक्कत आ रही है वो डालें, घर पे ही उनको पढ़ाई करवाई जा सकती है। जैसे जो ट्यूशन है इस प्रकार की एक डिजिटल ट्यूशन भी उनको दे सकते हैं घर पे ही और वो निःशुल्क है। तो ये भी सुविधा हम आपको इसके साथ में दे रहे हैं। आप सबका फ़ायदा करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँ, पढ़ाई के साथ जोड़ें। मिलते हैं अगले सेशन में। ज़रूरी बातें क्या है, ज़रूरी टिप क्या है? तो उसमें सबसे पहली ज़रूरी वही टिप है जो हमने इससे पहले शो में बात की कि तब तक आपका जुड़ाव जो है पढ़ाई से हो जाना चाहिए। और पढ़ाई क्यों करनी है, ये भी माइंड के अंदर एकदम फिट हो कि हमें हमारे दिमाग को तेज़ करना है, दिमाग का डेवलपमेंट करना है। दिमाग जो है बादाम खाने से तेज़ नहीं होगा। ये तो क्या है कि दुनिया ये कहती है कि बचीड़ खाने से तेज़ होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई करने से ज़्यादा तेज़ होता है। कम से कम 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, बचीड़ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, फिर दिमाग तेज़ करना होगा तो आपको बचीड़ खाने होंगे। लेकिन बचीड़ खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पढ़ाई से तेज़ करो दिमाग, 10 गुना ज़्यादा पढ़ाई से दिमाग तेज़ होगा। ये बात सबसे पहले तो उनके फिट बैठ जानी चाहिए। दूसरी नंबर बात ये है कि जो बच्चा जैसे ही 10वीं क्लास के अंदर प्रवेश करे, वैसे ही वो बहुत अच्छे से समझ ले कि 10वीं करने के बाद में उसको 11वीं कौन से सब्जेक्ट से करनी है, 12वीं कौन से सब्जेक्ट से करनी है, उसकी लाइन कौन सी रहेगी। क्योंकि लाइन दरअसल 10वीं क्लास जैसे पास होती है, फिर लाइन उसकी डिसाइड किया जाता है। लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि 10वीं की शुरुआत में ही उसको लाइन डिसाइड कर दी जाए। इसके अलावा मैं तीसरी टिप उसको ये देना चाहूँगा कि अब बच्चा अपने स्कूल से या उनको जो पढ़ा रहा है, उनको जो भी पढ़ा रहे हैं, उनसे एक कदम आगे बढ़े, एक कदम आगे चले। जो बच्चे हैं, वो एक कदम आगे चले, आगे वो रहकर फिर वो क्या है कि पढ़ाई करे। कैसे पढ़ाई करे? कि वो अपनी पढ़ाई कोशिश ये करे कि जो उसको क्लास में बताएँगे, क्लास में जो पढ़ाएँगे, उस बात को वो घर से पहले ही पढ़ के जाए। अब जब वो पहले ही पढ़ के जाते हैं, तो क्लास के अंदर जैसे ही टीचर जो है उनको पढ़ाते हैं, तो वो बात उनके पहले से ही समझ में आने लग जाती है। ये तीसरी नंबर मेरी बात है और ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। 4 नंबर जो मेरा टिप है, वो ये है कि बच्चे जो हैं, वो
एक दूसरे को पढ़ाना स्टार्ट करें। बच्चे खुद पढ़ाना स्टार्ट करें। जैसे ही बच्चे एक किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या फिर कि और बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर और नहीं तो अपने परिवार को के किसी सदस्य के साथ में जब वो बातचीत करते हैं, जब वो चर्चाएँ करते हैं अपनी पढ़ाई की, तो वो एक प्रकार से अपने उस सब्जेक्ट को और अच्छे से तैयार कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर मेरा खुद का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जब मैं 9वीं क्लास या 10वीं क्लास में था और ख़ास तौर पर जब मैं 10वीं क्लास की बात करूँ, तो मैं मेरे पूरे गाँव के जो लड़के थे, उन सबको मैं गणित पढ़ाता था। और मैं उनको बोलता गणित क्लास जो गणित सब्जेक्ट है, उसमें से कोई-सा भी सवाल आप मेरे से पूछ लो। सारे सवाल कैसे होंगे, किस तरह से, वो मैं पहले पढ़ा दूँगा। इसके पीछे भी क्या कारण था? इसके पीछे भी ये कारण था कि मैं क्या किया कि जब 1.5 महीने की छुट्टी आई, तो मेरे पिताजी ने मुझे पहले ही गणित पढ़ा दी। उसके बाद जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुआ और टीचर जब हमें क्लास के अंदर जब सवाल वो सॉल्व करते, तो मेरा ये कॉम्पिटिशन रहता कि मैं उसके सॉल्व करने से पहले जो है, अपने सवालों को निकाल दूँ, अपने सवालों को मैं सॉल्व कर दूँ। और इस कॉम्पिटिशन में मैं जैसे ही मैं ये कॉम्पिटिशन करने लगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगने लग गया, तो ये एक प्रकार से खेल था मेरे लिए। और आपको जैसे पता है कि बच्चे खेल के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, बहुत उस्ताद होते हैं, तो उनको ये खेल खिलाया जाए। बजाए कि फ़ोन के अंदर वो पबजी खेल रहे हैं, फ़ोन के अंदर कोई गेम खेल रहे हैं, ऐसा ना करें वो ये। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि भी पहले पढ़ें कैसे? हमें तो पढ़ना हमें कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ें? मैंने कहा आपके पास जो किताबें हैं और किताबों में सबसे बेस्ट किताब है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की अगर आपके पास किताब है तो ये 11वीं क्लास और 12वीं क्लास और उसके बाद में भले कोई सा भी कॉम्पिटिशन हो, भले वो नीट यूजी का कॉम्पिटिशन हो, कोई सी भी कॉम्पिटिशन हो, इंजीनियरिंग का किसी भी कॉलेज के अंदर भर्ती होना हो, नीट के अंदर आपको डॉक्टर बनना हो, सबसे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटी किताबें हैं, तो सबसे बढ़िया किताबें हैं। इसका आप सहारा ले सकते हो और आप पहले पढ़ के जाओ और पहले ये करो। अब उसके बाद में बहुत ही ज़रूरी बात ये आती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि माइंड का डेवलपमेंट जो है, वो है कारण। वो है कि क्यों पढ़ें? अब माइंड की डेवलपमेंट जितना आपका 10वीं क्लास में होगा, जितना 11वीं में होगा, जितना 12वीं में होगा ना, उसी के अनुसार आपका रिज़ल्ट आएगा। अब इसको आपको घर पे ही अब मैं आपको एक ऐसा माध्यम बता दूँगा, ऐसा तरीका बता दूँगा कि घर पे ही आप चेक कर सकते हो कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है माइंड का। और इसका जो तरीका है वो रहता है सवाल। आप अपने घर पे जितने ज़्यादा सवाल सोल्व करोगे, जितने भी गणित के सवाल निकालोगे, जितने भी विज्ञान के सवाल निकालोगे, जैसे ही 10वीं क्लास आ जाए, 10वीं की शुरुआत में आप सवाल सोल्व करने लग जाओ, कि जो सवाल हैं, वो निकालने लग जाओ। जो चीज़ भी आपने पढ़ा, सब चीज़ों के अंदर से सवाल बनते हैं। सवालों की किताबें लेके आओ अलग से और सवाल निकालने लग जाओ। 10वीं क्लास के अंदर आपने जो-जो भी पढ़ा, जितना भी आप सवाल करोगे, टेस्ट करोगे, सवाल का मतलब टेस्ट, वो टेस्ट चलता है। अब जैसे मान लो कि भई अपना शरीर सही है या नहीं है, इसके लिए टेस्ट होता है। अगर टेस्ट कहता है सही है, तो मतलब सही है। वैसे ही आपकी पढ़ाई आपके तेज दिमाग को बताएगी और तेज दिमाग का टेस्ट क्या है? सवाल है। तो 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास ये 3 क्लासों के अंदर जिस बच्चे ने जितने ज़्यादा सवाल निकालेगा, जितने ज़्यादा वो सवाल सोल्व करेगा, उतने ही ज़्यादा उस बच्चे के नंबर आएँगे, उतना ही ज़्यादा वो किसी भी हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत अच्छे-अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। भारत देश के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। हर किसी भी मेडिकल कॉलेज का दरवाजा अच्छे दिमाग से दिमाग का डेवलपमेंट होगा आपके तो आप खोल पाओगे और वो सवाल से सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है कि ये सेशन बहुत ज़बरदस्त सेशन है और इस सेशन को अगर समझ लिया हमने और अपने बच्चों को इस प्रकार से गाइड कर दिया, तो हमारा ये माइंड केयर डिजिटल चौपाल के माध्यम से आपके बीच में आना सफल हो जाएगा और यही हमारी आप सभी गजोधर यानी गज्जू ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है यानी कि हमारा जो शरीर है वो तंदुरुस्त रहे, मजबूत रहे, जो कि सभी के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो युवा है उनके लिए जरूरी है, जो लोग
पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अपनी मेहनत करते हैं, तो ऐसे सभी जो नौजवान जो हमारे साथी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको खुद का भी देखभाल करना होता है, परिवार को सँभालना होता है, बच्चों को सँभालना होता है। और इसके साथ में जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका शरीर मजबूत रहे। तो इससे अगर शरीर हमारा मजबूत रहता है, तो इससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनको कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे से नहीं फैलती, लेकिन वो बीमारियां हमें प्रभावित करती है। जैसे कि शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन की बीमारी यानी कि बीपी का बढ़ जाना, जैसे बहुत सारी जो ऐसी शरीर से संबंधित बीमारियां होती है। जैसे मोटापा जो है वो अपने आप में एक बीमारी है, जो कि बहुत सारी चीजों को जन्म देती है। तो इनको कैसे ठीक किया जाए, और ऐसे जरूरी बात जो सबके लिए बहुत ज्यादा महत्व की हो। तो मैं गजोदर के जवाब को 3 हिस्सों में जवाब दूंगा, जिसमें पहला हिस्सा आप सब जानते हो कि हमारी अच्छी नींद। नींद के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। हम यहाँ भी बात करेंगे थोड़ी सी जब हम मानसिक स्वास्थ्य का सवाल कवर करेंगे, तब भी बात होगी। तो नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। समय पर सोएं, समय पर उठें, और एक अच्छी गहरी नींद अगर आपको आती है, तो आपके शरीर की एक प्रकार से सफाई बहुत अच्छे से होती है। इसकी सर्विसिंग बहुत अच्छे से होती है। जब शरीर की सर्विस बहुत अच्छे से होती है, जैसे आपकी जो गाड़ी है वो अगर साफ-सुथरी रहेगी, उसका अगर इंजन बहुत ही ज़्यादा साफ चलेगा, तो वो लंबी चलेगी। उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो नींद जो है सबसे ज़्यादा सर्विस अपने माइंड की करती है। लेकिन हमारे शरीर को भी रेस्ट मिलता है, तो उसकी भी बहुत अच्छी से सर्विस होती है। आपका सारे जो सिस्टम हैं, जैसे कि पेट का जो सिस्टम है, वो भी बहुत ही सही हो जाता है सब चीज़ें। नींद को अच्छी रखें। दूसरा नंबर खान-पान। खान-पान के बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आज दिनांक तक ये बात चलती थी कि खाना बनाएँ, लेकिन अब ये बात चलती है कि खाने में क्या बनाएँ? खाने में क्या बनाएँ? अगर हम खाने में क्या बनाएँ पर ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा कि खाना जो है कुल मिला के कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है। जिसमें से सबसे मेन जो चीज़ आती है, इसको प्रोटीन कहते हैं। दूसरी कार्बोहाइड्रेट, और तीसरी फैट कहते हैं, जो कि तेल से संबंधित चीज़ों में जैसे घी में, इन सब में ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कुछ विटामिन्स रहते हैं, ये सारी भी चीज़ें ज़रूरी है। इसमें आपको एक मोटे तौर पर ये बताऊँ कि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। जैसे कि जो मांसपेशियाँ हैं, मजबूती है, ताकत है, वो प्रोटीन से आती है। हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जो आती है, उस ऊर्जा का स्रोत जो है कई सारे होते हैं, लेकिन उसमें से कार्बोहाइड्रेट भी स्रोत हैं। कुछ लॉन्ग एक्टिंग जो एक स्रोत है, वो फैट से भी हमें प्राप्त होता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका शरीर किस प्रकार से। अगर आपका शरीर की एक छोटी-सी जाँच की जा सकती है, जिसको बोलते हैं बीएमआई। ये आप किसी भी नौजवान को इंटरनेट के माध्यम से बीएमआई कैलकुलेटर ये डाल देना, उसमें आएगा कि भई आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, और आपका जो वज़न है वो कितना है, उसमें वो बता देगा। अगर वो बीएमआई ज़्यादा आए, इसका मतलब थोड़ा मोटापा ज़्यादा है, तो उनको खान-पान के अंदर थोड़ा-सा वो अगर सुधार कर लें, तो आपका मोटापा कंट्रोल में आने लग जाएगा। और इसके साथ में क्या है कि आप थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा करें, सुबह-शाम टहलना ज़्यादा करें, घूमने-फिरने का काम ज़्यादा करें, कहीं पर ही अगर जाना हो तो पैदल जाएँ, सीढ़ियों पर पैदल चलें। तो आप अगर इस प्रकार की चीज़ करते हो, तो आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा, और इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जैसे हार्ट की बीमारी ठीक होगी, शुगर के होने के चांस भी कम होंगे, बीपी के भी चांस कम होंगे। तो ये सारी चीज़ों का अपने को बेनिफिट मिलेगा, और इसका खान-पान पे ऐसे कि वहाँ से थोड़ा जो फैट वाला जो पार्ट है, उसको कम कर दो, और प्रोटीन के पार्ट को थोड़ा बढ़ाना प्रारंभ कर दो। और एक और ज़रूरी बात ये है कि एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब नींद अच्छी लेते हो, खान-पान को बहुत अच्छे से सेट कर लिया, और इसके साथ में अगर आपने एक्सरसाइज़ भी अच्छी कर ली, एक्सरसाइज़ के अंदर सुबह-शाम
जो घर का काम होता है खासतौर पर महिलाओं के लिए, वो पूरी एनर्जी के साथ में भाग 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 के पूरे जोश के साथ में आप काम कर सकते हो। लेकिन उसके साथ में अगर आप कुछ और योगा करते हो, कोई और एक्सरसाइज कर ली जिसमें आपकी मांसपेशियों पे जोर आए, वो उस पे जब जोर आता है तो आपका सांस फूलता है, आपका पसीना आता है। तो इस प्रकार से जोश के साथ में अगर आप एक्सरसाइज करते हो और मांसपेशियों पर अगर आपका जोर आता है, तो ये मांसपेशियां क्या करेगी कि फिर उसके बाद पूरे दिन में आपके शरीर से ये ऊर्जा निकालना प्रारंभ कर देगी और पूरे शरीर आपका जो वजन है वो कंट्रोल करने के लिए काम करेगा। तो कुछ ये ज़रूरी बातें थी जिसमें मैंने 3 ही मुख्य तौर पर बात की। अपने को इन तीनों का ही ध्यान रखना है और इसी से अपना जो शरीर है वो मजबूत होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई सर्दी, जुकाम, बुखार हो, तो नज़दीकी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर रहता है, जहाँ पर जो जो एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हो। वो देखेंगे कि किस प्रकार की समस्या, अगर उनके लेवल की समस्या होती है, तो वो ठीक करते हैं। अगर कोई स्पेशल कोई दिक्कत होती है तो फिर वो आगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक आपको भेजते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो शरीर से संबंधित, तो सभी प्रकार के संपर्क हो जाता है। दिक्कत तब आती है जब मेरे पास में कॉल आता है कि साहब हमारे वहाँ पर डिलीवरी होने वाली है या अ, हो चुकी है और बच्चा और जच्चा दोनों को खतरा है। किस बात से खतरा है? बहुत सी बार ये होता है कि साहब उनके या तो कोई बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से खून बहुत ज़्यादा निकल गया और उनकी जो जान है वो भी खतरे में है। और उसके बाद में बहुत सी कंडीशन में क्या है कि ब्लड देना पड़ता है, खून देना पड़ता है, 9 यूनिट, 10 यूनिट खून उनको दे रहे हैं और बहुत मुश्किल से जो जच्चा है वो बच पाती है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे केस में जो यूटेरस होता है उसका उसकी सर्जरी करनी पड़ती है, उसको काटना पड़ता है उसको बचाने के लिए। दोस्तों, ये जो सारी जो चीज़ें हैं, डिलीवरी के वक़्त में बहुत भागा-दौड़ी होती है, जान का सवाल होता है। घरवाले बहुत परेशान होते हैं, लेकिन इसका समाधान कुछ सावधानियों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। जिसके लिए एक छोटा जो ब्रीफ एपिसोड है 5 से 7 मिनट का, मैं आप सभी के बीच में इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहूँगा। लेकिन हम बहुत ही बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर बात करेंगे, जिसमें करीबन 30 मिनट या 40 मिनट का विशेष कुछ एक शो रखूँगा मैं और वो शो इसी को समर्पित रहेगा कि सुरक्षित मातृत्व कि सुरक्षित मातृत्व को समर्पित माइंड केयर परिवार के लिए ये एक शो रहेगा, जिसमें पूरी वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में आएँगे और इसमें वो स्पेशलिस्ट आएँगे जो इन सब चीज़ों को बचाते हैं, जान बचाते हैं एक साथ दोनों। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी जो वाइफ है डॉक्टर अंकिता, वो भी सीकर से डीजीओ कर रहे हैं और 1 साल का उनका कोर्स हो चुका है आज, जब हम अक्टूबर 2024 की बात करें और 1 साल बाद में वो भी आप सभी के बीच में सेवा के लिए वो तैयार होंगे। और उससे पहले मैं कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है वो बताना चाहता हूँ कि जब गर्भ धारण होता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उससे भी पहले अगर ये जाँचें हो जाए, कुछ कुछ चेकअप हो जाए और जाँचें किस बात की, कि जो फीमेल है, तो उसके शरीर के अंदर क्या खून की कोई कमी तो नहीं है? आयरन पूरा है या फिर उनका हीमोग्लोबिन जो है, क्या वो पूरा है? हीमोग्लोबिन सही है? जो कि एक सीबीसी की जाँच होती है, वो ₹50, ₹100 ज़्यादा से ज़्यादा ₹200 में वो हो जाती है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन पूरा है या नहीं है। इसके अलावा जो बी12 विटामिन होता है, वो बी12 विटामिन जो है, वो क्या पूरा है? इसके अलावा जो कैल्शियम होता है, वो भी पूरा होना ज़रूरी है और ज़िंक जो है, उसका भी पूरा होना ज़रूरी है। बाकी चीज़ों की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं, लेकिन मुख्य तौर पर विशेष ध्यान देना होता है हमें आयरन पे और हीमोग्लोबिन पे। क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तो शुरुआत के जो 3 महीने हैं,
अगर उसके अंदर मान लो B12 कम हो जाए, ये जो विटामिन कम हो जाए, या फिर आयरन अगर कम हो जाए, तो शुरुआत के 3 महीने में जो वहां पर जो भ्रूण पैदा हो रहा है उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, और उसके डेवलपमेंट में होने में उसके अंदर इन सब चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर इनकी आवश्यकता अच्छे से पूरी नहीं हुई, अगर कमजोरी रही शरीर के अंदर, तो इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से आगे जो एक रहता है वहां पर अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर अगर डेवलपमेंट हो गया तो भी अधूरा होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें बहुत अच्छे से इस बात पे ध्यान देना है कि ये जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे से जरूरी वहां पर पूरी हो शरीर के अंदर। ये जो है वो कैसे पूरी होगी, किस प्रकार से होगी, और 3 महीने का ही जो वक्त है वो ये जरूरी इस वजह से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो कि हमें पता चल रहा है कि भी उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आयरन की उनके अंदर कमी होगी, और उसके बाद में वो जो प्रेगनेंसी है उसके शुरुआती 3 महीने में हम आयरन कोई एक्स्ट्रा या फिर बहुत ज्यादा उसकी जो डोज है वो भी हम उसके अंदर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मात्रा में आयरन शुरुआत में दिया भी नहीं जाता है, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान करता है। इसलिए ये जो चीज शुरुआत में ही पूरी करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये मेरा एक विशेष तौर पर आपको आग्रह था, आपसे एक निवेदन था। दूसरा नंबर बात यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो उसी के साथ में गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक सिस्टम किया है कि आंगनबाड़ी के साथ में आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, गवर्नमेंट को पता चलने लग जाता है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारे लिए सुविधा की है कि वो घर पर आकर आशा सहयोगिनी जो होती है आपको समझाते हैं, हर प्रकार की आपसे बात करते हैं, और आपका एक कार्ड बनता है, और उस कार्ड के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दी जाती है। आपको किसी भी डॉक्टर को भी फोन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतनी सारी जानकारियां हमारे सब के अंदर जो जानकारी है उससे भी कहीं ज्यादा जानकारियां उस कार्ड के माध्यम से आप तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं, उस कार्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी डिटेल होती है, जैसे कि आपको कम से कम आपकी ये जो 9 महीनों की यात्रा रहती है प्रेगनेंसी की, उसके अंदर 3 बार किसी महिला विशेषज्ञ को, जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स के जो स्पेशलिस्ट जो रहते हैं, जिनको हम महिला और प्रसूति विशेषज्ञ कहते हैं, उनके माध्यम से आपको चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। वो खुद हाथ लगा के चेक करेंगे। इसके साथ में आपको सोनोग्राफी उनकी सलाह पे सोनोग्राफी करवाना जरूरी है। उनको लगेगा नॉर्मल, अगर सोनोग्राफी की आवश्यकता है तो नॉर्मल आप वहां पर करवाए। वहां पर कुछ एडवांस सोनोग्राफी की भी आवश्यकता होती है, तो वहां पर आप एडवांस सोनोग्राफी भी करवाएं। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे ये अगर प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है उसके साथ में आपको अपना जो बीपी है, यानी कि ब्लड प्रेशर, वो भी चेक करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सी केस में देखा जाता है कि लास्ट जो महीने हैं, जिसमें 7वें 8वें महीने के बाद में बीपी बढ़ने की जो समस्या है वो आने लग जाती है। और बीपी बढ़ने के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको बोलते हैं एक्लेम्सिया। इसके अंदर महिला को दौरे आने स्टार्ट हो जाते हैं, मिर्गी जैसे दौरे, और वो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। इस स्थिति के अंदर हमने खुद ने देखा है कि पता ही नहीं चलता कि नॉर्मल महिला लगती है, वो हॉस्पिटल में एडमिशन हुई, उसके बाद में उसका बीपी चेक किया, और कुछ करें उससे पहले ही दौरा आ गया, और उस दौरे के अंदर क्या हो गया कि कुछ ही मिनट का दौरा था, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसा हो सकता है। इसका समाधान यही है कि हम सतर्क रहें, हमें पता हो, और जांचें पूरी हो, टेस्टिंग पूरी हो, कोई खास खर्चा नहीं लगता। गवर्नमेंट के साथ में अगर आप जुड़ते हो, उनकी स्कीम के साथ में जुड़ते हो, तो आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलती है। सरकारों ने हर प्रकार की व्यवस्थाएं वो की है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि मैंने जो बातें बताई वो यद्यपि संक्षिप्त में थी और बहुत ही एक प्रकार से जो हल्की बातें थी, अगर उन्हीं की अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो आपको बड़ी जो नुकसान है उससे आप बचे जा सकते हैं। और अंत के अंदर ये है कि हीमोग्लोबिन पूरा होगा, खून की कमी नहीं होगी, तो अंत में डिलीवरी के वक्त भी आपके जो बाद में जो खून जो निकलता है उसका भी कंट्रोल किया जाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि कमी होती है तब फिर
खून जो अगर निकलना स्टार्ट हो जाए तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहां पर देखते ही देखते आंखों के सामने ही एक बहुत बड़ा जो नुकसान है वो हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो एक सेंसिटिव सा एक मुद्दा था और माइंड में किस प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि माइंड वो है जिससे हमारी ये जो दुनिया है वो चलती है। हम इस दुनिया को जिस रूप में देख पाते हैं कि ये दुनिया हमारी बहुत ही अच्छी है, बढ़िया है, बहुत ही शानदार दुनिया है, या फिर यूं है कि हम इस प्रकार से देख पाते हैं कि ये दुनिया बहुत ही खराब दुनिया है। हमारा जो माइंडसेट है वो ही हमें खुशी और हमें हंसी और हमें हैप्पीनेस, हमें सब कुछ जो है माइंडसेट करवाता है। तो अब हम इस माइंडसेट को कैसे अच्छा रख सकते हैं? ये एक बहुत ही अच्छी बात है। माइंडसेट का मतलब हो गया दुनिया को देखने का नजरिया। दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आती है। हम अगर उन समस्याओं को लेंगे तो और उन समस्याओं का समाधान बताने की मैं अगर आपको कोशिश करूंगा तो बहुत ही आसानी से हम माइंड को समझ पाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको समस्या बताऊंगा, उसका मैं आपको लक्षण बताऊंगा कि ऐसी समस्या का लक्षण ये रहता है और इसका जो समाधान है 2 प्रकार से रहता है हर एक समस्या में। कुछ समाधान में जो दवाई होता है, जो ट्रीटमेंट है वो आगे रहता है, यानी कि पहले हम दवाई देते हैं, फिर उसकी समझाइश करते हैं, जिसको काउंसलिंग कहते हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसमें काउंसलिंग यानी कि समझाइश आगे रहती है, फिर उसके बाद में दवाई की आवश्यकता पड़े तो ठीक है, नहीं तो हम दवाई नहीं देते। तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें समझाइश से इलाज हो जाता है। अब मैं पहले वो बातें बताऊंगा जिसमें समझाइश का ज्यादा योगदान है, दवाई का योगदान कम है। क्योंकि अगर समझाइश का योगदान है और उसको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए तो हमारा मन अगर शांत हो जाए और दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े तो हमारे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और मुख्य बात है एंजाइटी, यानी कि चिंता, यानी कि स्ट्रेस, यानी तनाव, जिसमें माइंड बहुत तेज काम करने लग जाता है। माइंड के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो चलने लग जाती है, बहुत सारी बातें माइंड के अंदर चलने लग जाती है, माइंड बहुत ही परेशानी में आ जाता है और वो माइंड रुकता नहीं है, बातें चलती है दिमाग में, चिंता युक्त बातें चलती है, भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें, ये हो गया तो क्या करूंगा, इस प्रकार से हो गया तो क्या करूंगा, ये हो गया तो क्या करूंगा। ये सारे जो लक्षण अगर आने लग जाए, चिंता के, एंजाइटी के लक्षण आने लग जाए तो बहुत सारी दिक्कत हो। तो ऐसी जो भी लक्षण ये जो मैंने आपको बताए, ये सारे लक्षण चिंता, अवसाद, डिप्रेशन की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से मेनली होते हैं। और इन सबको हम काउंसलिंग के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के पैटर्न चल रहे हैं, क्योंकि माइंड एक ही एक चीज को बार बार सोचने लग जाता है और उन पैटर्न का पता लगाकर और फिर उनको समझाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि ये जो पैटर्न आ रहा है उसका कारण ये है। आपने अपने मन में इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का बिलीफ जो है वो बिठा लिया है और ऐसा बिलीफ जब आपने बिठा लिया है इसकी वजह से ये हो रहा है और इसको हम ठीक किया जा सकता है इस तरीके से। इसी प्रकार से एक जो विकार रहता है वो डिप्रेशन का विकार रहता है, यानी कि अवसाद, यानी कि मन जो है वो उदासी में हो गया, भयंकर उदासी में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और हमें अपने घर से या अपने कमरे से बाहर भी जाना अच्छा नहीं लग रहा, शरीर ऐसे भारी भारी सा, थका थका सा रहता है। तो इस प्रकार की जो दिक्कत रहती है ये माइंड की समस्या रहती है। दोस्तों, बहुत सी बार जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं एकदम से, बहुत ही भयंकर तरीके से घबरा जाते हैं और पसीने छूटने लग जाते हैं और वो डर जाते हैं। और ये जो घबराहट है कहीं पर ही रोड पे हो सकती है या फिर कहीं पर मार्केट में जाएं तो हो सकती है या फिर कोई ऐसी कोई जगह जो कि बंद है उसकी वजह से हो जाती है। इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। और इसी प्रकार से बहुत से लोगों को डर लगता है, अलग अलग प्रकार का डर, जैसे कि छत पे जाने पर उनको डर लगता है, जैसे बहुत सारे
जो लोग हैं वो जो जानवर होते हैं उनसे वो लोग डरने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको। कई लोगों को इस प्रकार का डर लगता है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँगा तो वहाँ पर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कई लोगों को बातचीत करने में भी डर लगता है, कई लोगों को स्टेज पर जाने में डर लगता है। तो अपने मन का किसी भी प्रकार का जो डर है, वो अगर हम मिटाते हैं, उसकी विशेष तरीके के माध्यम से मिटाते हैं, तो हमारा मन जो है और खुलता है और हमारे लिए ये बहुत ही अच्छे से हमारा साथ देता है। दोस्तों, बहुत सी बारी माइंड के अंदर ऐसी समस्याएँ हो जाती है कि मन के अंदर घबराहट सी, चिंता सी बढ़ जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे काम हमसे बार-बार होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई ताला बंद कर दिया, तो उसके बाद में फिर से मन में चिंता हो जाएगी, कहीं नहीं वो ताला ढंग से बंद हुआ कि नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा चिंता हो जाती है कि वापस से हमें उस ताला को खोलना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। कई बारी हाथ धो लेते हैं, फिर चिंता हो जाती है कि भई ये हाथ ढंग से धुला या नहीं धुला। तो ऐसे मन में बार-बार विचार आए तो इनको ओसीडी कहते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, खास तौर पर जो महिलाएँ ग्रामीण जैसे कि वहाँ से क्षेत्र से हैं और अ, पढ़ी-लिखी कम हैं, जिनको चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो वो उनके मन में जैसे ही कोई स्ट्रेस हुआ, जैसे ही कोई मन के अंदर कोई माइंड के अंदर कोई लोड आया, उसी के साथ में वो बेहोश होने लग जाएगी और जाड़े जुड़ जाएँगे और एक प्रकार से दिक्कतें होने लग जाएगी उनके, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के लक्षण आने लग जाएँगे, तो इसको हिस्टीरिया कहते हैं। दोस्तों, आपने अपने आस-पास में ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो बुझे-बुझे से रहते हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जो बातचीत ढंग से नहीं करते हैं और जो खेलने-कूदने में भी थोड़े से आनाकानी करते हैं, लोगों के साथ में घुलने में जिनको दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चों को भी माइंड के तौर पर हमें और अच्छे से गाइड करना चाहिए, उनको हमें बातचीत के माध्यम से, अगर बातचीत से नहीं हो तो किसी ट्रीटमेंट के माध्यम से हम उनको अच्छा कर सकते हैं। ये सारे जो विषय मैंने बताए, ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषय थे। इसी प्रकार से कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें मन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डरने की वज़ह से इतना ज़्यादा डर जाता है, जैसे किसी इंसान को ये लगने लग जाए कि मेरे ऊपर खतरा है, बहुत भयंकर खतरा है। मेरे आस-पास के लोगों से मुझे खतरा है और वो कहीं पर मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। ऐसे इतने भयंकर डर उसके अंदर बैठ जाता है कि डरने की वज़ह से उसके कानों के अंदर जो हमें नॉर्मली आवाज़ आती है, अपना माइंड उस आवाज़ को बदलने लग जाता है और उसको डरावनी जो आवाज़ें हैं, वो सुनाई देने लग जाती हैं। बहुत से केस में ऐसे होता है उसको कुछ दिखाई दे रहा है रात के वक़्त या दिन के अंदर, तो भी उसको नॉर्मली जो दिखना चाहिए, उसके बजाय कुछ डरावना उसको दिखने लग जाता है। उसके मन में ये विश्वास हो जाता है, हो ना हो मेरे पीछे जो लोग हैं वो हाथ धोकर पड़े हैं और वो मुझे खत्म करना चाहते हैं, मुझे वो मारना ही चाहते हैं। बहुत सी बार लोग हमें बताते हैं कि साहब रात के वक़्त में इस वक़्त तलवारें बज रही थी, मेरे बारे में लोग गालियाँ निकाल रहे थे, मुझे मारने के लिए बोल रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, इन सब लक्षणों को साइकोटिक लक्षण कहते हैं। इस बीमारी को हम साइकोसिस में भी रख सकते हैं। अगर इसके और ज़्यादा जो लक्षण हैं वो अगर क्लियर हों, तो हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया इस प्रकार की चीज़ों में रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी बारी जो माइंड है वो स्थिर नहीं रह पाता। बहुत सी बार वो डाउन में चला जाता है, यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है। मन बहुत उदास हो जाएगा। बहुत सी बार वो तेज़ी में चला जाएगा, उसका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा। ऐसे मानो कि भी जो स्पीड जो गाड़ी नॉर्मली 70-80 की स्पीड चलनी चाहिए थी, वो अब 180 की स्पीड चल रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी में वो गाड़ी चल रही है। तो इतनी जब स्पीड तेज़ हो जाए, वो बड़ी-बड़ी बातें करेगा, मैं ये खरीद लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। वो नींद लेगा आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटा ले ले, लेकिन नींद बहुत ही ज़्यादा कम, लेकिन नहीं, नींद लिए बिना ही वो पूरा एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा भागेगा, दौड़ेगा, ये कर लूँ, वो बड़ी-बड़ी बातें। कुछ इसके सामने अगर किसी ने बोल दिया, तो वो उस पर अटैक भी कर सकता है, उसके साथ में वो लड़ाई कर सकता है। इस डिसऑर्डर को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, बहुत सी बार लोगों को एकदम से झटके लगने लग जाते हैं। शरीर के अंदर एकदम से कोई ऐसे दौरा आया, गर्दन टेढ़ी हुई और गर्दन टेढ़ी हुई, सीधी हुई, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव आया। जान जो उसकी जो
यानी कि दांत है वो भी भिचे और एकदम से हाथों और पैरों के अंदर एकदम से इस तरह से झटके लगेंगे। तो ये झटके लगभग 30 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा हो सका तो कोई 1.5 मिनट या 2 मिनट तक ये चीज़ रहेंगे, लेकिन कम समय में ही रहते हैं। ये मुख्य तौर पे बात है। अगर इस प्रकार की चीज़ हो तो ये हो सकता है कि सीज़र डिसऑर्डर की निशानी है, मिर्गी की निशानी है। तो ये जो मैंने आपको कुछ लक्षण बताने की कोशिश की और इनका जो समाधान मैंने बताया कि बहुत सी बारी हम ट्रीटमेंट आगे रखते हैं। जैसे मैंने ये जो अंतिम वाला बताया आपको, मिर्गी की जो समस्या बताई, इसके अंदर हम ट्रीटमेंट पहले देते हैं। ये एक प्रकार से इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि मांसपेशियाँ खिंच गई, उसका जो गर्दन से जो साँस जाना है वो भी उसका इसी इतने समय के लिए बंद हो गया। बहुत से लोग हमें बताते हैं कि साहब 20 मिनट तक बेहोशी रही। तो ये बीमारी हो सकता है वो नहीं हो। इस वजह से जब वो ऐसा कुछ हुआ, अगर आप पॉसिबल हो पाए तो उस वक़्त आप अगर वहाँ पर वीडियो बना लो उनकी, तो बेस्ट रहेगा। लेकिन वीडियो से पहले आपको ये काम करना है कि एक तो यूँ है कि कोशिश करनी है कि गर्दन को थोड़ा-सा ऊपर करके साँस को आने का रास्ता दिया जाए। दूसरा, अगर मुँह से झाग आ रहे हों या फिर पानी वगैरह हो तो उसको आप साइड में करके लेटा लें और मुँह को नीचे रखें, जिससे कि वो जो पानी और वो जो झाग है वो फेफड़ों में ना चले जाएँ। तो अगर आप इन 2-4 बातों का ध्यान रखेंगे, तो बहुत अच्छे से हम अपने लोगों को बचा पाएँगे और उनको हम सही रास्ते पे गाइड कर पाएँगे। मैंने जितने भी जो आपको जो इश्यूज़ बताएँ और इस इश्यूज़ के अंदर एक बहुत बड़ा इश्यूज़, जो बड़ा इश्यूज़ है, और वो है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो परिवार है, आज के वक़्त में परिवार की अहमियत कम हो गई है। लोगों के मन के अंदर ये हो गया है कि परिवार तो कुछ भी नहीं है। जबकि परिवार वो ताकत है जिसकी वजह से आपको ऊर्जा मिलती है, भयंकर ऊर्जा मिलती है, आपको इतना सारा प्यार मिलता है, आपको इतना मान-सम्मान मिलता है कि आप तरोताज़ा रहेंगे, आप ये महसूस करते रहेंगे कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति है, मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा, मैं पूरे परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। और ये जो ताकत है आपको और अच्छे से सँभालती है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आपके साथ में एक बहुत अच्छी टीम खड़ी रहती है, जिस पर आप आँख बंद कर भरोसा कर सकते हो। तो परिवार की वो ताकत है, ये जब टूटता है, इसमें कुछ दिक्कत आती है, तो साथियों इसका समाधान बहुत अच्छे से हो सकता है। पहले काउंसलिंग, फिर अगर आवश्यकता हो, बहुत सी बारी परिवार के अंदर ऐसे सदस्य होते हैं, जिनको अवसाद बहुत ज़्यादा हो गया हो, जो एंग्ज़ायटी से पीड़ित हैं, जो किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो उनको हम पीछे से थोड़ी मेडिसिन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको बताया और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आज का ये एपिसोड आपको सवाल है वो ये है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे देश के इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर ज़्यादातर जो नशे हैं वो किस प्रकार के नशे चलते हैं? कौन-कौन से जो नशे हैं जिनकी गिरफ्त में लोग आ जाते हैं, वो जाने-अनजाने उन नशों का जो सेवन एक बार करने लग जाते हैं? क्यों करने लग जाते हैं सेवन? किस प्रकार के जो नशे हैं जिनका लोग सेवन करने लग जाते हैं और उनसे फिर उनके शरीर पर और दिमाग पर क्या-क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। ये सारा सवाल को हम लगभग 5-7 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में कवर करेंगे। आप सब बड़े ध्यान से इस सवाल को सुनें। सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों करते हैं लोग नशा? दोस्तों, ये देखा जाता है कि जिस क्षेत्र में जहाँ पर दुःख तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है ख़ास तौर पर, और जहाँ पर परेशानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग परेशान हैं, दुखी हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से उनका दुःख दूर हो जाए और दुःख दूर करने में कोई जो दूसरा साथी है, वो भी प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे साथी होते हैं जो ऑलरेडी दुखी थे और उनका दुःख कुछ समय के लिए नशे की वजह से ठीक हो गया। वो लोग इन लोगों को बोल देते हैं कि भई एक बार तू ट्राई करके देख, एक बार नशा कर ले क्या होता है। इस एक बार के चक्कर में लोग क्या है कि नशे के अंदर पड़ जाते हैं। यद्यपि नशा एक बार में, जो हल्का नशा है वो एक बार में एक इंसान को इतना गुलाम नहीं बनाता है। मैं ये जो शब्द बोल रहा हूँ ये भी सोच समझ कर बोल रहा हूँ, क्योंकि नशा एक प्रकार से आपके पैरों के अंदर एक जंजीर बांधता है
और आपको गुलाम बना देता है। दोस्तों, ये जो बात मैंने बोली ये अक्सर आपने अखबारों में, टीवी में या फिर बहुत सी जगह देखी होगी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दिखता ऐसे है कि वो पैरों में जंजीर है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो उनका दिमाग होता है, इस दिमाग को वो नशा हाईजैक कर लेता है। कोई भी जो नशा है, वो नशा अपने आप के अंदर ये कहता है, ये बोलता है कि नशे का मतलब है नाश। यानी कि नशा अगर आप करते हो, तो आप अपने शरीर का नाश कर रहे हो, आप अपने दिमाग का नाश कर रहे हो। सबसे पहले जो नशा है, वो अपने शरीर का नाश करता है, नुकसान करता है, फिर वो दिमाग का नुकसान करना उसके बाद में और ज़्यादा कर देता है, क्योंकि शरीर एक्चुअल में नशे को रोकता है नुकसान करने से। दोस्तों, बात करें किस-किस प्रकार के नशे हैं, तो इसकी जो शुरुआत है, वो होती है निकोटीन के नशे से, जो कि सिगरेट के तौर पर, बीड़ी के तौर पर, जर्दा के तौर पर या फिर बहुत सारी चीज़ों के अंदर आजकल खाया जाता है। बीड़ी है, सिगरेट है, ये जैसे कि स्मोकिंग के तौर पर इसको पिया जाता है कि हम साँस के साथ में धुएँ के रूप में वो अंदर जाता है और उसके बाद में वो अपना काम करता है। दोस्तों, उसके बाद में अगर बात करें तो ये बात आती है अल्कोहल यानी कि शराब का नशा। ये नशा भी इसी प्रकार से कि लोग कहते हैं कि हाँ जी, हम सोशल ड्रिंकर हैं, एक बार शुरुआत। लेकिन शुरुआत जो है, वो छोटी हो सकती है। लेकिन नशे का तो काम ही इसी प्रकार से है कि आपको नाश करना, आपको खराब करना, आपको गिराना और इसके साथ में क्या है कि आपको गिराने के साथ में वो आपको कमज़ोर करेगा, आपके माइंड को वो हाइजैक करेगा। दोस्तों, इसके बाद अगर मुख्य तौर पर बात करें, तो कुछ जो ड्रग्स रहती है, जिसका नशा होता है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रकार है, लेकिन जिसको हम गांजा कहते हैं और वो भी अलग-अलग प्रकार के रूपों में एक इंसान को उसी प्रकार से प्रभावित करता है, जैसे कि एक कोई जो जो ड्रग्स है, वो प्रभावित करती है। मैं इससे जुड़ी हुई एक रियल टाइम की जो कहानी है, वो भी आपको मैं सुनाऊँगा। एक मरीज़ की कहानी है, जिसने गांजे का सेवन किया और उसके बाद में उसकी ज़िंदगी किस प्रकार से ढाई 3 साल तक प्रभावित रही, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन ड्रग्स की अगर मुख्य तौर पर बात करें, तो आजकल जो चिट्टे के नाम से, जो स्मैक के नाम से और इसके अलावा अफ़ीम का जो नशा है, पोस्त का नशा है, कई लोग भुक्की के नाम से जो जाने जाते हैं, ये जो नशे हैं, ये भी बहुत ही गंभीर तौर पर एक इंसान को प्रभावित करते हैं। एक इंसान के माइंड को इतने खतरनाक तरीके से कैप्चर करते हैं, इतने खतरनाक तरीके से वो प्रभावित करते हैं कि सबसे पहले तो उनके माइंड के अंदर उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य की जो मैंने बात की, उनकी जो मेंटल हेल्थ की जो मैंने उनकी बात की, उनके माइंड की बात की, वो माइंड बहुत ही ज़्यादा उनका डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा उनके जो नींद का जो पैटर्न है, वो इन सब नशे से प्रभावित होता है। वो लोग एक-दूसरे से जो उनका सोशल इंटरेक्शन है, अपने परिवार को जो सँभालना जो है, परिवार के साथ में उन लोगों का जो एक व्यवहार है, वो प्रभावित होने लग जाता है। बहुत सारे युवा, बहुत सारे जो बच्चे हैं, वो अगर इन नशे का सेवन करने लग जाएँ, जिनके अंदर एक अलग प्रकार की एक ऐसी भी आती है कैटेगरी जो कि इनसे अलग है, मैं उसकी बात अभी करूँगा। उससे भी प्रभावित होता है बच्चों का जो पढ़ाई के साथ में जो एक रुझान है, एकेडमिक जो उनकी परफ़ॉर्मेंस है वो उनकी प्रभावित होती है। लेकिन सबसे बुरा जो असर है वो अ, माइंड के ऊपर पड़ता है, माइंड की सोच पर पड़ता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नशा करता है, वो एक बार इंसान नशे के अंदर आ गया, उसका माइंड अलग तरीके से सोचने लग जाता है। उसका माइंड ये सोचता है कि नशा तो है, ये नुकसान भी करता है, मेरी संगति भी खराब होती है, मेरे पर खतरा भी हो सकता है किसी बात का, मेरे रुपये पैसे भी जा रहे हैं। लेकिन सब बातें एक साइड में जब उसका वो वक़्त आएगा, तो वो उसका माइंड अपने आप अलग तरीके से चलेगा कि चलो आज-आज तो कर ही लें। तो आप सोच सकते हैं मैंने जैसे शुरुआत में जो आपको बात बताई कि ये पैरों की जंजीर नहीं है।
ये जो नशा है, ये माइंड का हाईजैक है, माइंड को हाईजैक कर लिया, माइंड को एक प्रकार से जकड़ लिया। गुलामी जो है वो दिमाग से होती है, ये गुलामी है, ये दलदल है जिसके अंदर एक इंसान चला जाए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों इसके साथ में बहुत सारे जो नशे हैं जिसमें मुख्य तौर पर अगर मैं बात करूँ शराब की बात, तो इसकी वजह से लीवर का बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। आप समझ सकते हैं कि आप जैसे ही शराब शरीर के अंदर जाती है, उसका जो लीवर है वो जल्दी से शराब को बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, किडनी जल्दी से पेशाब ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगी। तो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि शरीर से ये जो ज़हर है ये बाहर निकले और माइंड सुरक्षित रहे इन सब नशों से। मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि ये जो नशे हैं भले किसी भी प्रकार के नशे करो, जिसके अंदर आज के वक़्त में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो आप मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, इनके माध्यम से आजकल डिजिटल प्रकार के कुछ वीडियो गेम्स भी आए हुए हैं। वो भी बहुत ही खतरनाक नशे हैं। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया की आदतें लग रही हैं, वो भी बहुत ही खतरनाक नशे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो खाने से संबंधित उनकी जो आदतें हैं वो भी बदल जाती है। तो नशे जो है बहुत सी प्रकार के हो सकते हैं। वीडियो गेम की जो बात की, तो वो जो नशे हैं बच्चों को उनसे भी ज़रूर बचाएँ, क्योंकि जो प्रभाव बाकी नशों से होते हैं, मोबाइल अगर ज़्यादा देखेंगे, वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलेंगे, तो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका शारीरिक स्वास्थ्य और उनकी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है, पढ़ाई-लिखाई जो है उनकी प्रभावित होगी। मेरा आप सभी से यही संदेश है, नशे से तो जितना हो सके दूर रहें, नशा मुक्त जीवन को जिएँ। और आपको अगर इसके लिए कोई एग्ज़ाम्पल अगर आप देखना चाहें कि कौन है ऐसा इंसान जो नशा मुक्त जीवन को जी रहा है, तो आप वो मुझे देख सकते हो। मेरे जीवन को आप थोड़ा पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि मेरा जो पूरा जो जीवन है, वो नशा मुक्त रहा। और इस नशा मुक्त जीवन की जो प्रेरणा है, वो मुझे मेरे पिताजी से मिली है और मेरे जो दादाजी हैं, वो भी नशा मुक्त रहे। और हम जब भी कुछ अच्छी चीज़ करते हैं, तो हमारे अंदर ये भाव होता है कि अगर ये नशा मुक्त जीवन नहीं रहा होता, तो हम ये चीज़ नहीं कर रहे होते। तो उस वजह से कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों में हम उसको साथ में जोड़ ही देते हैं। जैसे अभी मैंने मेरी जो नई गाड़ी है स्कॉर्पियो एन वो ली। हो सकता है कि आप सबने वो देखी हो, अगर नहीं देखी तो आप वो भी ज़रूर देखें। उसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि पिता, पुत्र और दादा तीनों पीढ़ियों के नशा मुक्त जीवन का उपहार ये गाड़ी है। तो मैं आप सभी को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि नशा मुक्त अगर आप अपना जीवन रखेंगे, आप अपने जीवन में बहुत सारे सुखों का अनुभव करेंगे, बहुत सारे सुख आपको अपने आप मिलेंगे। आप अपने अपने जीवन को बचा सकते हो, आप अपने परिवार के जीवन को बचा सकते हो, आप अपने समाज के लिए काम करोगे, तब आप अपने देश के लिए तो भाग हैं, इसका अंतिम एपिसोड है। आपने इतने लंबे समय तक अपनी जो बैठक, अपना ध्यान बनाए रखा, हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड में गजोधर ने एक सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब आप हमेशा कहते हो कि नशे से बचें। मैंने कहा बिल्कुल कहता हूँ। और नशे में भी आप कहते हो जो गंभीर नशे हैं उससे तो बिल्कुल बचे रहना है, वो कहता हूँ। और आप कहते हो गंभीर नशे की वजह से दिमाग या शरीर इतना खराब हो जाता है कि उस गंभीर नशे की जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि दिमाग की बीमारी लग जाती है, तभी मैं बोलता हूँ नशा रोग विशेषज्ञ। तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ चलती है लंबी, 2 साल चले, 3 साल चले। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि नशा ही तो है, आदत है, वो छूट जाएगी, दवाई देने की क्या आवश्यकता? क्या मजबूरी हो जाती है? और आप ये जो पूरी बातें हैं, किसी आपके पास में कोई अगर मरीज़ आया हो, ऐसा कोई इंसान आया हो और उसके साथ में जो घटित हुआ, उसकी सारी कहानी हमें आप बताओ और फिर हम इस बात को समझेंगे और फिर हम जानेंगे। तो मैं गजोदर के इस सवाल का आप सभी के माध्यम से जवाब देता हूँ और वो ये है कि एक लड़का था लगभग 20-21 साल का, जो अपने परिवार के अंदर अकेला ही था। 4 उसकी बहनें थी। पिताजी जो हैं अभी 2 साल पहले कोरोना में एक्सपायर हो गए। घर पे सिर्फ़ उसकी माताजी थी
और वो अपनी एक झुग्गी झोंपड़ी के मकान के अंदर रहते थे। माताजी उसका काम करती थी दूसरे लोगों के घरों में, और जो उसकी बहनें हैं वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं, और वो बहुत अच्छे से लगभग 16-17 साल की उम्र से ही जो पढ़ाई भी कर रहा है और साथ में काम कर रहा है। लेकिन पिछले करीबन 1 साल पहले वो थोड़ा-सा मानसिक तौर पर परेशान भी हो गया था, क्योंकि पिताजी जो है उसको छोड़कर चले गए, और 1 साल हो गया और उसके बाद में सब चीज़ें उसने सँभाली और वो सँभालने में कामयाब हो गया। लेकिन एक दिन जब वो रास्ते में आ रहा था, शाम के लगभग 6:30 बजे हुए थे, थोड़ा अंधेरा हो गया था, तो उसको एक दोस्त मिले, वो कहते हैं, "यार थोड़ी देर बातें-चीतें करते हैं, थोड़ा-सा रुक।" वो वहाँ पर रुका, उसने अपनी बातें-चीतें उससे की, थोड़ा बताई कि मैं मानसिक तौर पर थोड़ा-सा मेरा अपसेट रहता हूँ, थोड़ा मन मेरा ऐसे विचलित-सा रहता है। उसने कहा, "कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे कल जो है एक ऐसे इंसान से मिलाऊँगा और वो तेरे को एक ऐसी चीज़ देगा, थोड़ा-सा खिलाएगा और उसके बाद में तू बहुत ही मस्त हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, बहुत ही शानदार हो जाएगा।" उसके बाद में उसको अगले दिन कोई एक इंसान मिला और उसने उसको थोड़ा-सा कुछ खिलाया। उसने खाया और देखते ही लगभग 10-15 मिनटे में ही उसके अंदर असर होना स्टार्ट हो गया, और 1 घंटे बाद वो तो बहुत ही अच्छा ऊर्जा से भरपूर और बहुत ही बढ़िया हो गया। अपने घर गया और वहाँ पर वो उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, कल से फिर से मैं उसके पास में जाऊँगा। कल फिर से उसने उसी प्रकार से उस दोस्त से मिला, उसने उसको मिलाया और वहाँ से 1-2 और दोस्तों से जानकारी हुई। और ऐसे देखते ही शाम को जब वो 6 बजे अपना काम से फ्री होता, इस बार वो लगभग साढ़े 5 बजे अपने काम से फ्री होने लग गया, और देखते ही उसका जो काम है वो धीरे-धीरे और करने लग गया। लेकिन ये जो सिलसिला लगभग 7-8 दिन चला। उसके बाद में उसके दोस्तों ने कहा, "देख तेरे को जो डेली जो हम जो दे रहे हैं उसके थोड़ा खर्चा लगता है, क्योंकि ये हमारी एक पार्टी है, ये टीम है हमारी, ये मिल-जुल कर भाइयों के लिए कर देती है। लेकिन खर्चा तू इसके अंदर अब कंट्रीब्यूट कर, तू हमारा पक्का दोस्त हो गया है, इसलिए हम लेते हैं, जो लोग पक्के होते हैं दोस्त, उन्हीं से हम खर्चा लेते हैं, कच्चे वालों से नहीं लेते।" तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं कमा रहा हूँ, मैं कमाता हूँ और इन दिनों तो मेरी ताकत और बढ़ गई है, मैं और कमाऊँगा, और क्या दिक्कत है, अपने शाम को इतना आनंद मिलता है, करेंगे खर्चा। हम भी आपके पक्के दोस्त हैं, पक्के बनाओ, आप कच्चे क्यों रखते हो? तो उसके बाद में पक्के दोस्त के चक्कर में उसने वो खर्चा करवाया उनसे, लगभग 300-400 रुपए का खर्चा उसने किया और फिर से उसकी मंडली में शामिल हुआ। देखते ही देखते 1 महीने का वक़्त हुआ कि वो खर्चा जो है वो 500-600 रुपए पे आ गया। और सिर्फ खर्चा नहीं आया, उसका जो काम करने का तरीका उसमें बदलाव हो गया। घर के साथ में घर के लोगों को साथ बातचीत करने का जो तरीका उसमें बदलाव आ गया। घर के लोगों को सँभालने के तरीके में बदलाव आ गया। और वो एक अलग-अलग सा इंसान रहने लग गया घर वालों की नज़रों में। और दोस्तों, जैसे ही 3 महीने हुए, उसका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गया, उससे ढंग से काम नहीं हो, और उसका वो नशा है, अब वो सिर्फ शाम का नशा नहीं रहा, उसका सुबह का भी नशा उसके साथ में जुड़ गया। और इस प्रकार से वो एक प्रकार से गंभीर नशेड़ी हो गया। एक दिन ऐसा वक़्त आया कि उससे काम पे ढंग से काम नहीं हुआ। तो जहाँ पर वो काम करता था, उसने उसको बोल दिया कि देख, इतने दिन ठीक था, अब तक का तेरा ये हिसाब है और अब कल से तू है ना हमारे काम पे मत आना। उसके साथ में वो इधर-उधर काम देखने लगा, उसको कोई ख़ास काम मिला नहीं। अगले दिन पैसों की कमी आ गई और उसको वो नशा नहीं मिला। नहीं मिलने के साथ में उसने देखा कि आज तो मेरी जो हालत है वो बहुत ही भयंकर है, मेरी खतरनाक वाली हालत होगी। मेरे जो हाथ है वो हिल रहे हैं, मेरे अंदर एक घबराहट हो रही है अलग-सी। मेरी जो हृदय की धड़कन है वो बहुत तेज़ चल रही है, और मेरी जो आँखें हैं वो ढंग से देख भी नहीं पा रही, मैं ढंग से चल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो मेरी मरने जैसी हालत हो गई। दोस्तों, इसके साथ में कुछ ऐसे लक्षण हुए जिसमें वो देख के हिल गया कि ये हो क्या रहा है, ये बीमारी है किस प्रकार की। उसके पैरों के अंदर बहुत तेज दर्द हो रहा था, ऐसे दर्द हो रहा था जैसे कि कोई उसके पैरों को काट रहा हो। उसके पेट के अंदर बहुत जोर से तेज दर्द हो रहा था और उसको दस्त भी लगने शुरू हो गए थे। उसकी उसके अंदर बहुत तेज पसीना आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे उसके हार्ट अटैक नहीं आ गया हो। दोस्तों, उसकी जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो भी बड़ी-बड़ी हो गई, वो ढंग से नहीं देख पा रहा था। चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा एक बेचैनी का भाव था। सिर दर्द हो रहा था भयंकर, और बहुत बेचैन था और गुस्सा भी आ रहा था, बेचैनी हो रही थी कि कोई मुझे वो नशा, वो जो मैं करता हूँ, मुझे ला दे।
और ये सब चीज़ जब उसके घरवालों ने भी देखी, तो वो गुस्से से ज़ोर से घरवालों पे चिल्लाया कि आपको पता नहीं लग रहा मैं कितना परेशान हूँ और आप मुझे कैसे भी करके ₹500 दीजिए। उसकी जो माताजी थी उसने उसको ₹500 दिया। उसने कहा कि मेरे को आप बाहर जो टेम्पो है उस पर मुझे बिठाएँ। वो टेम्पो पर बैठा और वो वहाँ तक गया, उनको ₹500 दिए, वो नशा किया, उसके बाद में वो ठीक हो गया। फिर से थोड़ा बहुत काम देखा, थोड़ा बहुत किया, लेकिन काम उसका खत्म होता चला गया। उसके बाद में उसकी वो जो आदत घरवालों से पैसे लेने की, वो इतनी आगे तक बढ़ गई कि अब वो घरवालों को मारने तक लग गया। उसकी एक ही जो माताजी जो उसके लिए एक प्रकार से उसके जीवन को एक सहारा थी, बहुत ही अच्छा सहारा थी, उसके ऊपर भी उन्होंने एक प्रकार से हाथ उठा दिया, मारा उसको और कहा कि मुझे पैसे लाओ, घरवालों से पैसे ले, घर का सामान सारा बेचना स्टार्ट कर दिया। नशे की जो लत है वो कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक वो पहुँच गई। उसके बाद में उसको जब मेरे पास में लाया गया, मैंने उसका बहुत अच्छे से आकलन किया और ये पाया कि वो ओपियोइड का जो नशा है, वो ये कर रहा है। और उसके हिसाब से फिर हमने उसकी एक बेसिक सी कुछ जाँच की, ये पाया, देखा कि उसका जो लीवर है वो भी बहुत डैमेज हो रखा है, किडनी में भी थोड़ी-सी समस्या आई हुई है। इसके अलावा बहुत सारे चेहरे पर और हाथों में, पैरों में बहुत सारे निशान हैं जहाँ पर इन्फेक्शन हो रखा है। और नशे का एक जो इंसान है उसको उसका माइंड इतना गुलाम हो जाता है, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको बुखार था, वो शारीरिक तौर पर भी परेशान था, लेकिन उसको यही लग रहा था कि नशा करूँगा तो मेरा बुखार भी ठीक हो जाएगा, नशा करूँगा तो मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा। सब चीज़ों का इलाज फिर उसके लिए नशा हो जाता है और इसके अंदर वो घुस गया, लेकिन हमने उसको बुलाया, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और दोस्तों जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, वैसे ही उसका नशा बंद हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये अब गंभीर नशा था, बहुत ही भयंकर तरीके से था, तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चला। इसका ट्रीटमेंट लंबा चलता है, जिस ट्रीटमेंट के अंदर हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 2 साल लगे। लंबा ट्रीटमेंट चलता है क्योंकि हम खुद मजबूर होते हैं कि जैसे ही 3 महीने बाद ट्रीटमेंट को कम करो, उसके लक्षण फिर से आते हैं। और इस लंबे ट्रीटमेंट के साथ मैं एक और आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा। एक और लड़का था जिसने भांग पी। होली के अवसर पर उसने भांग जो है उसका सेवन किया और भांग के सेवन के साथ में क्या उसका माइंड अपसेट हो गया और उसको लगने लग गया कि मैं अभी रियल में नहीं हूँ, मैं वास्तविकता में जीवन नहीं जी रहा। कानों में मेरे तरह-तरह की आवाज़ें आने लगी उसके। उसको डर लगने लग गया और जो साइकोटिक एपिसोड है वो उसके आने लग गए। और इसके चक्कर में अब उसका साइकोसिस का ट्रीटमेंट चला क्योंकि इसको बोलते हैं कैनाबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस, ये एक बीमारी है। और हमने लगातार देखा कि लगभग 2 साल तक उसका हमने ट्रीटमेंट किया, प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट किया, तब जाकर कुछ लक्षण लगभग हम उसके जो 90% 95% यानी कि 95% जो लक्षण हैं, उसको ठीक करने में कामयाब हो। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, नशा कोई भी हो, हर प्रकार के नशे बहुत ही खतरनाक है, आपको नुकसान करेंगे। लेकिन कुछ गंभीर नशे होते हैं, जिनका सेवन ना करें। जिसमें आजकल कॉलेज के अंदर बहुत सारे में ये ट्रेंड चला है कि वीड का नशा, वीड पिएँ, वीड। ये अलग-अलग नामों से आपके बीच में आते रहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा जो योगदान है बॉलीवुड का रहता है, बहुत सारे जो आप गाने सुनते हो उनका योगदान होता है। उसके अंदर लोग बोलते हैं वीड पिला दे, ये वो ऐसे-वैसे। लेकिन ये सब जो है नशे को जो लोग प्रमोट करते हैं, कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करना चाहते हैं, हमारे देश के भविष्य को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप इसको बचाना चाहते हो, तो इस प्रकार के जो संदेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, लोगों को बताएँ और इन सब चीज़ों से बचें। आओ हमारे देश को नशे से मुक्त करके हमारे देश को गुलाम होने से बचाएँ। बहुत धन्यवाद आपने इस सेशन को सुना और ये जो पूरा डिजिटल चौपाल जो हमारा रहा है, ये जो सफ़र रहा है, इतना आनंद का जो सफ़र रहा है, आप सभी के बीच में हमें आने का, इस तरीके से आने का और ये सारी सूचनाएँ शेयर शेयर करने का जो मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से नए पार्ट के तौर पर नया जो हमारा डिजिटल चौपाल का पार्ट आएगा, तब हम फिर से आपके सवालों को लेंगे। आपके जो भी सवाल हो, वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।